रखवाए थे आप लोगों का बजट कंट्रोल के? वो कम्युनिकेशन वाले ना, ठीक है। ओके जी, हाँ हाँ, रामीन ने बोल दिया अब कौन सा मैंने काम करना है इसका। अच्छा जी, अब हमारे पास सिचुएशन इस तरह से जनाब कि हम लोग हैं फाइनेंस के यूनिट के अंदर, और फाइनेंस के यूनिट में हम लोग बात कर रहे थे बजटिंग। कल हम लोगों ने क्लास में बात की थी कि जो बजटिंग हम करते हैं उस बजटिंग के अंदर हमारे पास तीन तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है प्री प्रोसेस, काम से पहले, एक होता है इन प्रोसेस, काम के दौरान, और एक होता है पोस्ट प्रोसेस, काम के बाद। ठीक है, तो प्री प्रोसेस का बेसिक मतलब होता है हमने एनालाइज करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, अरेंज करनी होती है रिसोर्सेज को, और बजटिंग का बेसिक मतलब यही है। बजटिंग का बेसिक मतलब है कि आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है और अरेंज करना है फॉर अ सर्टेन टास्क। इट कुड बी एम्प्लॉयज की सैलरी देना, इट कुड बी किसी बिजली के बिल को देना, इट कुड बी बिजनेस की एक्सपेंशन करना, इट कुड बी नई मशीनरी हायर करना, इट कुड बी वन ऑफ द इंस्टॉलमेंट सेट करना ऑफ सम लोन, या रीपेमेंट करना टू योर शेयर होल्डर और एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, तो हर चीज को प्लान किया जाता है, सही है, यानी प्लान करके लोगों की बेइज्जती की जाती है, प्लान करके लोगों को हर्ट किया जाता है, ठीक है, प्लान करके लोगों के दिल तोड़े जाते हैं, सही है। मैं आज बड़ा इमोशनल हूँ, अच्छा खैर कोई बात नहीं। सो अब सिचुएशन इस तरह से है कि अगर ये चीज जो है अगर हम प्लान करके करते हैं तो भाई इस पे तो हम लोग वैसे ही जीते। इसलिए अब कंपनी करती क्या है, कंपनी करती है कि कहती है हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी प्लान करेंगे। जब इतनी चीजों को प्लान कर रहे हैं तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी प्लान करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आर स्केर्स, लिमिटेड, एंड फाइनेंस यानी रोकड़ा पैसा इज ऑल्सो लिमिटेड। देयरफॉर पहले आइए सारा पाइए की बुनियाद पर पैसा दिया जाता है। देयरफॉर अब जल्दी जल्दी प्लान करो कि पैसे को कहां पर यूटिलाइज करना है, सो दैट जल्दी जल्दी पैसा मुझे मिले, सो दैट मैं इसको फिर मल्टीप्लाई कर सकूं। मेक सेंस? तो ये पूरी की पूरी खेल जो है इस पे हम लोग करते हैं चीज को बजट करने के लिए। अब बजटिंग हमारे पास हो जाती, फिर हम लोग उसका इन प्रोसेस पे काम करना शुरू करते हैं। दिस इज नोन एज कि अब उस पर कोऑर्डिनेशन की जाती है, उस पर मॉनिटरिंग की जाती है, उस पर रिजल्ट्स को रिव्यू किया जाता है, ये तमाम चीजें की जाती है, सो दैट आपने जिस तरह से एलोकेट किया है उसी तरह से वो कंज्यूम हो रहा हो। क्योंकि ओरिजिनली हमारे पास काम करने के बाद सारा चैप्टर स्टोरी खत्म नहीं हो जाएगी, काम करने के बाद हमारे पास एक और फेज आएगा विच इज नोन एज पोस्ट प्रोसेस एक्टिविटी। मीनिंग अब हम उस काम की प्रोग्रेस चेक करें जो एक्चुअल है और जो बजटेड था, यानी कि जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअली हुआ, उन दोनों के दरमियान अब हम डिफरेंस देखेंगे। सही है, प्लान ये था कि 2 महीने पढ़ेंगे, 2 महीने पढ़ के ए ग्रेड लेंगे, ए ग्रेड लेकर सबके मुंह पे, सर के मुंह के ऊपर एक जोरदार किस्म का इज्जतदार चपाटा मारेंगे, सर भाई ने 2 हफ्ते पढ़ा और ए ग्रेड ले लिया। वेरिएंस एनालिसिस में हुआ क्या कि 2 हफ्ते पढ़ा, ग्रेड नहीं आया और सब सामने खड़े हैं। इसका मतलब क्या है, वेरिएंस जो है वो अब आपने कैलकुलेट करना है। सही है, तो इसका मतलब ये है कि फौरन से पेशतर काम करने के बाद स्टोरी खत्म नहीं होती, यानी काम कंप्लीट हुआ स्टोरी खत्म नहीं हुई, काम खत्म हुआ है उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज अनदर स्टेप नोन एज पोस्ट प्रोसेस एक्टिविटी व्हिच इज नोन एज वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, अब पॉइंट हमने कल की क्लास में बात कहां से स्टार्ट की थी, हमने कहा था भाई दुनिया जहान कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, ये समझने वाली बात कि यार बजटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है या बजटरी कंट्रोल क्या है या इसको कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारी की सारी बातें बेसिकली डिपेंड करती हैं आपके वेरिएंस के ऊपर। और कल हम लोगों ने एक टेबल बना के भी देखा था जिस टेबल के अंदर हमारे पास वेरिएंस कैलकुलेट करने को कहा गया था। आज कुछ एक आध इंस्टेंस भी देखेंगे इसके कि पेपर में आता किस तरह से। अच्छा, वंस दिस इज ऑल डन, ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है जनाब कि हमारे पास अगर वेरिएंस फेवरेबल आ गया, यानी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर कंडीशन है, इसको फेवरेबल कहेंगे। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बुरी करंट कंडीशन है, उसको मैं एडवर्स कहूंगा। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही है, बैलेंस कराई जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं, याद रखो मैंने
पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं की है, मैंने फेवरेबल की बात की। हमारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर है तो फेवरेबल है, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है तो अनफेवरेबल या एडवर्स है, और हमारी एक्सपेक्टेशन के बराबर है तो बैलेंस्ड। प्लस माइनस की बात मैंने नहीं की है, सही, और हमने कल की क्लास में देखा भी था। अच्छा, अब एनी हाउ, अब ये चीज ध्यान में रखते हुए कि हमारे फेवरेबल है, तो हमें उस फेवरेबल को पहले नहीं देखना, हमें उन चीजों को देखना है जो एडवर्स है यानी अनफेवरेबल है, सही है। और अनफेवरेबल होने की वजह से वो शायद कंपनी की कॉस्ट को इंक्रीज कर रही है। अब ये देख रहे हैं कि दुनिया के हर, जैसे आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ब्ला 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 करते करते आप प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। हर एक एक्सपेंस बजट हुआ है, सही है। हर एक रेवेन्यू या हर एक इनकम आपकी बजट हुई है, सही है। हम हर इनकम को, हर हम एक्सपेंस को बजट करते हैं, और उसके लिए से देखते हैं कि यार ये हम लोगों का प्लान था कि हमने इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, हमारा ये प्लान था हमने इतना प्रॉफिट जनरेट करना है, हमें ये प्लान था हमारा ये रिटर्न आना चाहिए, ये हमें एक्सपेंस बेयर करना है, ये हमने प्लान किया था कि इतने खर्चे के अंदर हमने फलाने की शादी की शॉपिंग कर लेनी, दिस वाज योर बजट। अब कितने में हुई, एक्चुअली कितने में हुई, पैसे बच गए या पैसे ज्यादा लगे, फेवरेबल या एडवर्स। तो अगर तो कंडीशंस बाय द एंड ऑफ द गेम, कंडीशंस आपकी किसी भी टैग के अंदर, फाइनेंशियल टैग के अंदर, आपके फाइनेंशियल टैग का मतलब ये सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ब्ला ब्ला, ये हर कोई हर एक जो है फाइनेंशियल टैग है, सही है। तो अब ये फाइनेंशियल टैक्स के अंदर जहां जहां फेवरेबल होंगे, ठीक है, उनको हम कहेंगे भाई बहुत अच्छी बात है, आप उठा के साइड पे हो जाइए, हमें सिर्फ उसकी लिस्ट दीजिए जहां पर हम एडवर्स है, सही है, यानी जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे हम कम एग्जिस्ट कर रहे हैं, सही है, हम लोग ज्यादा खुश नहीं, ठीक है। सो जब ये हमारे पास एडवर्स कंडीशंस आती हैं, तो अब एडवर्स कंडीशंस की हमें रीजनिंग देखनी होती है कि भाई क्यों ऐसा हुआ कि ये एडवर्स आया, और उसके लिए हम लोग वेरिएंस के आंसर्स को बेस बनाते हुए कि वेरिएंस का आंसर एडवर्स आया है, अब इस एडवर्स आंसर को चेक करने के लिए कि व्हाई दिस एडवर्स नंबर इज देयर, क्योंकि कंपनी नेवर वांट्स टू हैव एडवर्स रिजल्ट्स, ठीक है, इन वेरिएंस। वो क्या करते हैं, पहले जब पाते हैं बजटरी कंट्रोल के, सही है। और बजटरी कंट्रोल का मतलब ये कि इन प्रोसेस तो कोई गलती नहीं हुई, और उसके लिए जैसे अलिशबा ने बात की और शहरियार ने भी कहा कि मैंने 6 पॉइंट्स लिखाए हुए थे, अब वो 6 पॉइंट्स को चेक किया जाता है, भाई क्या कम्युनिकेशन सही थी या नहीं थी, क्या कोऑर्डिनेशन सही था या नहीं था, क्या लीडरशिप स्टाइल सही था या नहीं था, क्या क्वालिटी अश्योरेंस इश्यूज तो नहीं आ गए थे, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल थी, क्या टाइम था, रियलिस्टिक चीज थी, एंड ब्ला 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 चीजें। ये तमाम तर चीजें देखी जाएंगी, और इसमें जहां कहीं भी हमें एकदम से रेड अलर्ट या बज होगा कि यार ये गलती थी, हम कहेंगे ओके ये गलती थी ना, इस गलती की वजह से बजट कंट्रोल के अंदर ये गलती हुई थी क्योंकि लीडरशिप स्टाइल सही नहीं था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस वजह से हमारा वेरिएंस एडवर्स आया है। लेट्स चेंज द लीडरशिप स्टाइल, लेट्स इंप्रूव the leadership style, and let's see whether we have a right and acceptable variance or not। अगर तो वो लीडरशिप स्टाइल चेंज करने के बाद हमें सही एडवर्स वेरिएंस हमारा फेवरेबल में कन्वर्ट हो गया, हमने मसला रिजॉल्व कर लिया। लेकिन अगर बजट कंट्रोल के तमाम तर फैक्टर्स को देखने के बावजूद और सही करने के बावजूद एडवर्स एडवर्स ही रहेगा, देन वी बेसिकली आर गोइंग फॉर द बजटिंग की टाइप्स की तरफ हम लोग जाएंगे, सही है, कि हो सकता है बजट ही सही तरीके से ना किया गया। सो अभी हम लोगों ने आज जो बात करनी, कल तक की बात हम लोगों ने बात की थी इन टर्म्स ऑफ बजट कंट्रोल की, अब हम बात करेंगे बजटिंग की टाइप्स की, और साथ साथ हम फिर ये बात करेंगे कि बजटिंग जो है वो उसके फायदे क्या हो सकते हैं, ठीक है। सो अब ये जहन में रखो कि बजटिंग के फायदे या नुकसानात के ऊपर तो आज तक पेपर में क्वेश्चन नहीं आया। व्हाट आई वुड बिलीव कि हम लोग डायरेक्टली बजटिंग के टाइप्स देखने के बाद हम लोग पास पेपर की तरफ जाएंगे, और विल सी कि पास पेपर में क्वेश्चन दिखता किस तरह से, इसका क्वेश्चन इंस्टेंस पेपर में नजर आ सकता है आपको, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली व्हाट वी हैव टुडे। कल आप लोगों की जो फिजिकल क्लास होगी उसके अंदर आप लोगों के साथ जो है वो हम अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, विच इज गोइंग टू बी कॉस्ट सेंटर्स एंड प्रॉफिट सेंटर्स, सही है। तो उस चीज को सही में रखिएगा, ठीक है जी। सो अब हम, अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू द स्लाइड।
नहीं है क्वेश्चन, गुड है। ओके जी, सो अब हम लोग आ रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग व्हिच इज बेसिकली आर यूनिट 5 अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो आज तारीख है 6, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग। याद रखिएगा ये बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बजटिंग कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, ये आपका एक आगे जाके एक टॉपिक आएगा मार्केटिंग के अंदर। तो ये बेसिकली उसका एक सब पार्ट बचेगा, मार्केटिंग बजट। ये आप लोगों ने सही है, मार्केटिंग बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब ये चीज जो है ये वहां पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे कि यार हम लोगों ने ये बात लिखी, वो बात लिखी। ठीक है, अच्छा, पहली टाइप इंक्रीमेंटल बजटिंग। सही है, फ्लेक्सिबल बजटिंग। सही है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजटिंग। जीरो बजट। ये याद रखना कि यहाँ पर फिर वही बात आ रही है सारी के सारी कि कोशिश ये है कि बाकायदा अच्छे तरीके से बगैर किसी परेशानी के हम पहले 3 तरीकों में कोई एक तरीका ढूंढ लें जिससे हमारे पास बजटिंग में अगर कोई इशू आ रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाए। सही है, जैसे हम लोगों ने कल्चर्स में कहा था ना कि हमारे पास टास्क कल्चर था, पीपल कल्चर था, एंटरप्रेन्योर कल्चर था और आखिर में हमने कहा था पावर कल्चर। ठीक है, सो हमने कहा था भाई हम कोशिश ये करते हैं कि पहले 3 कल्चर्स में ही मसला निबट जाए, चेंज आ जाए। इसमें भी हम यही बात करेंगे, पहले 3 के अंदर मसला निबट जाए, मसला समझ आ जाए, वेरिएंस सही हो जाए, बस कहानी खत्म करो यार, आगे चलो नेक्स्ट बात। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पहले 3 से मसला रिजॉल्व नहीं हो सका, चौथे ने तो आना ही है। सही है, और चौथा जो है वो ओरिजिनली बेस पॉइंट बनता है फॉर द डिसीजन कि वेदर वी हैव टू कैलकुलेट इट्स कंट्रीब्यूशन और नॉट। सही है, वो जो कल मैं बात कर रहा था ना कि बंद किया जाएगा फिर देखा जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, किसको रखना है नहीं रखना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हम पहले ये सारे के सारे बजटिंग मेथड्स अप्लाई करके देखें। हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि हम इस बिजनेस को बंद ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कुछ कर ले यार, ये मसला रिजॉल्व। ठीक है, लेकिन अगर हो जाएगा
तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं होगा, सो वी हैव नो अदर चॉइस देन टू यूज द फाइनल वन, द जीरो बजटिंग। ठीक है, तो ठीक है, सो अब हम लोगों ने बात करनी है इन टर्म्स ऑफ जीरो बजटिंग के लिहाज से। पहले फ्लेक्सिबल और इन सब के बारे में एक करके बात। इंक्रीमेंटल बजट, ठीक है जी। ठीक है, मीनिंग इंक्रीमेंटल बजटिंग के साथ जो चीज सबसे बड़ी है वो ये है कि हमारे पास इंक्रीमेंटल बजटिंग में होता ये है कि हम लोग, हमारे पास ये बजट आ गया, सही है। ये बजट जो है ये बेसिकली हमारे पास है प्रीवियस ईयर का बजट, सही है, या लास्ट दफा की जो एक्टिविटी है उसका बजट है। और ये हमारे पास आ गया इन्फ्लेशन। ठीक है, सो एकदम से हमारे पास अब जो चीज बनी वो ये बनी कि हमारे पास ये आ गया, हमारे पास इन्फ्लेशन रेट, सही है। और ये हमारे पास आ गया इन दोनों को जो हमने ऐड बैक किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर ये टोटल था हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल यहां से ये जीरो है, ये हमारे पास है तकरीबन 500 मिलियन, ठीक है, डॉलर्स। और इन्फ्लेशन हो गई तकरीबन कोई, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन जो थी वो तकरीबन कोई 10% थी, सही है। तो इन्फ्लेशन के 10% होने की वजह से 500 मिलियन का अगर हम 10% निकालें तो बेसिकली हमारे पास बनता है 50। तो अब जो हमारे पास ये जो एड बैक हुआ है, ये जो एड बैक हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 550 मिलियन। सही है, ठीक है जी। सो व्हाट हैपेंड इज दिस कि हमारे पास जो लास्ट बजट था जो कोई भी था, उसके अंदर हम लोगों ने 500 मिलियन के हमारे पास पहले बजट था, हमने इन्फ्लेशन देखा, और इन्फ्लेशन देखने के बाद हमने उसमें ऐड बैक कर लिया, और हमारे पास एक नया बजट आ गया। तो ये ओरिजिनली हम लोगों ने जो हरकत की है, दिस हरकत इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंटल बजटिंग। अच्छा, याद रखना कि इंक्रीमेंटल बजटिंग जो है इट इज बेस्ट सूटेड, सही है। सो याद रखिएगा कि ये बेस्ट सूटेड कब होती है, जब आपने रूटीन एक्टिविटीज कर, ठीक है। सो अगर आपकी रूटीन एक्टिविटीज हो रही हैं, वही चीज बार बार मोनोटोनस होती जा रही है, मीनिंग लास्ट ईयर भी आपने एडवर्टाइजमेंट की थी, इस साल भी आपको एडवर्टाइजमेंट कर रही है, भाई लास्ट ईयर कितने पैसे लगे थे, 500 मिलियन लगे थे, यार कितने की इन्फ्लेशन आ गया, 10% की इन्फ्लेशन आ गई, अच्छा 50 मिलियन ज्यादा लगाना है, ठीक है, ओके, चलो इसमें ऐड किया और काम कर। ये बड़ा आसान सा तरीका होता है, ठीक है। और ये आमतौर पर मैच्योर कंपनीज कर रही है, नई कंपनीज नहीं कर रही, सही है।
आई नो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, खैर कोई बात नहीं, मैं बचपन से ये सब कहते करता हूँ। ओके, सो अब आपके पास जो चीज है वो क्या है कि आपके पास जिस वक्त ये फ्लेक्सिबल बजटिंग आती है, ये फ्लेक्सिबल बजटिंग होती क्या है? इसमें होता ये है कि आपको पहले पैसे दे दिए जाते हैं थोड़े से, ठीक है, और आपसे कहा जाता है परफॉर्मेंस चेक कीजिए। अब जो परफॉर्म अच्छा कर रहा होगा उसको हम अकॉर्डिंग टू इट्स परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, वी कैन गिव देम मोर फाइनेंस या मोर मॉनेटरी बेनिफिट टू सपोर्ट देयर एक्टिविटी इफ दे आर प्रोडक्टिव, ठीक है। और प्रोडक्टिव होने के लिहाज से हम लोग उनको पैसे दे देंगे, लेकिन याद रखिए कि ये ओरिजिनली बेस के साथ कोई सिलसिला नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। आपने कहा भाई फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या इसके पास पैसे सही थे या नहीं थे? अगर पैसे नहीं थे, परफॉर्मेंस चेक की गई, वाई पैसे वाज नॉट गिवन, ठीक है। याद रखो कि अगर आपके पास पैसे ही पूरे नहीं होंगे तो आप कुछ भी कर लें, आप रिजल्ट सही नहीं दिखा सकते, सही है। जब रिसोर्सेज ही, फाइनेंशियल रिसोर्स ही पूरी नहीं होगी तो हाउ कैन यू अकोमोडेट द एक्सपेंसेस वी हैव टू मेक? तो आपको कहीं ना कहीं डंडी मारनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं डंडी मार कर आप फिर डेफिनेटली वो रिजल्ट लेकर नहीं आ पाएंगे, और अगर आ भी जाएगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, एंड दैट इज, ठीक है। थर्ड वन, सही है। तो देयर कुड बी अ चांस कि हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजटिंग करें। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग करना, तो अब सारा का सारा जो प्रोसेस है, भले मार्केटिंग ने लास्ट टाइम अच्छा किया हो ना किया हो, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत आला किया हो, भाई फोकस हमारा क्या है सर? सेल्स बढ़ाना है। तो सारा का सारा पैसा लगेगा किस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर? सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड, या ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स बढ़ाना। भाई हमने कॉस्ट रिड्यूस करनी है, अब पैसे को ऐसे एलोकेट किया जाएगा कि कॉस्ट रिड्यूस हो, ठीक है। तो this is basically when the competition is pretty much high, intense, यानी इंडस्ट्रियल राइवलरी काफी ज्यादा वो इंटेंस हो, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर कंपनीज फौरन से फिर से अपना को स्विच करती हैं। अब ये याद रखो कि कंपनी के पास जो है वो एक ये स्विच होता है, सही है। इस स्विच के सही है। अब ओरिजिनली कंपनी के पास ये एक स्विच है, सही है, एक डेमर टाइप की चीज है, जिसमें यहां पर लिखा हुआ है जी इंक्रीमेंटल बजटिंग, यहाँ पे लिखा है फ्लेक्सिबल बजटिंग, सही है, यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजटिंग, और यहाँ लिखा हुआ है जीरो बजटिंग। कंपनी अब इस चीज को
यू मूव कर सकती है, ठीक है। और कंपनी के मूव करने का सिर्फ रीजन क्या है, सो दैट उनका जो वेरिएंस है, यानी कि ये चीज जो है ये यू मूव हो सकती है, सही है ना, ये मूव की जा सकती है। अब मूव करने का सबसे बड़ा रीजन ये कि हम लोगों को जो सर्टेन टारगेट्स जो अचीव करने हैं वो हमें नजर आने चाहिए। अगर हम लोग इस ब्लैक पट्टी को, अभी ब्लैक पट्टी कहां पर फोकस कर रही है, यहाँ पर फोकस कर रही है, हम इसको बढ़ाकर हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टारगेट अचीव हो जाएगा तो हम कर देंगे आराम से सुकून से। अगर टारगेट अचीव नहीं होगा तो हम इसको दोबारा इस स्विच को हम यहाँ लेकर जाएंगे, नहीं मूव होगा हम स्विच को यहाँ लेकर जाएंगे, फिर हम स्विच को वापस लेकर आएंगे, फिर स्विच को हम वापस लेकर आएंगे। लेकिन यही हम स्विचेस करते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से ये डेमर जो है ये मूव करता रहे और हम लोग इन्हीं तीनों के दरमियान मूव करते रहें, सही है। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि यार नहीं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो ये अब हमारे पास रेड कलर का अलर्ट यहाँ पर है, फाइनल सोल्यूशन इज दिस, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन के लिहाज से जब हम कभी बात कर रहे होंगे तो हम लोग फिर यही देखेंगे, ठीक है यार, अब जब चीजें नहीं हो पा रही हैं तो फिर हमें करना क्या है, वी हैव टू मूव ऑल द वे टू हियर, जीरो बजटिंग में आ जाएंगे। और जीरो बजटिंग इज गोइंग टू बी द डिसीजन मेकिंग फेज, यानी कि अब यहां से हमारा डिसीजन मेकिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा, अब करना या नहीं करना वाली का, ठीक है। ठीक है। सो अब जीरो बजटिंग में असल में होता क्या है, कंपनीज बड़ी खुश होती है कि डिपार्टमेंट बड़े खुश होते हैं कि सब चीजें जो है बड़ी अच्छी जा रही हैं, और एक डिपार्टमेंट जो है या एक जगह से जो है वो वेरिएंस नेगेटिव आ जाता है, और उसको पहले फ्लेक्सिबल पे लेके गए, उसे रिजल्ट नहीं दिखाया, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस पे लेके गए, रिजल्ट नहीं दिखाया, उसकी बजट कंट्रोल देख ली, रिजल्ट नहीं दिखाया, सब कुछ कर। अब जस्ट बिकॉज ऑफ वन डिपार्टमेंट सारी कंपनी से कहा जाएगा कि भाई देखो मसला ये है कि हम तो है एक कंपनी, हमारा एक डिपार्टमेंट काम नहीं कर पा रहा, इसलिए एवरीवन इज रिस्पांसिबल, ठीक है। सब कहेंगे भाई ये कहां से लेकर आए हो, डिपार्टमेंट जो है वो ए डिपार्टमेंट काम नहीं कर पा रहा तो उसका तो कोई लिंक ही नहीं है बी के साथ, कह रहे या तो आपकी सोच है, हम तो सबको एक ही कंपनी में सोचते हैं, क्योंकि आपको भी उसका, उस डिपार्टमेंट को भी हमारा चेक जाता है सैलरी का, आपको भी हमारा चेक जाता है सैलरी का, दोनों सेम हो गए। अब करना है ऐसा, सबसे पैसे दे, सबके प्रीवियस बजट्स मंगवाए, मार्केटिंग का अपना मंगवाया, फाइनेंस का अपना मंगवाया, एचआर का अपना, हर एक का अपना अपना बजट, डिपार्टमेंटल बजट बनवाया और उनके सामने फाड़ के फेंक दिया, सही है। अब कहा यह गया बेटे मसला आ गया, वह सीरियस वाला,
क्योंकि हमें तो ये डिसीजन लेना है भाई। अब डिसीजन लेने के लिए अब हम आ गए ऑटोक्रेटिक, मैंने कहा था ना आखिरी चीज है, तो थोड़ी सी वो होगी, डिमांडिंग होगी। देयरफॉर अब ये चीज यहाँ पर जहन में रखो कि जैसे ही आपका बिजनेस सारे डिपार्टमेंट से लेकर उनके पुराने जितने भी बजट्स होते हैं उनको फाड़ के फेंक देता है या उनको एलिमिनेट कर देता है, अब कहता है दोबारा से बजट बनो, दोबारा से रिक्वायरमेंट्स लिखो, हमसे आके डिस्कस करो और हम तुम्हें दोबारा से रीएलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका रीएलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव। नो डाउट दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, नो डाउट इससे लोग डिमोटिवेट होंगे, डिपार्टमेंट्स डिमोटिवेट होंगे। वो हो सकता है कह रहे हो यार इस साल हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया, अब तो प्रोडक्टिविटी बेस्ड पैसे बनेंगे भाई, अब तो हमारे पास पैसों की नहरें बह रही होंगी और हम लोग तो खेलेंगे कूदेंगे, लंबी लंबी हमने बातें सोची हुई थी, पता चला कि किसी और डिपार्टमेंट की वजह से जीरो बजटिंग इनेबल हो गई। याद रखना, जीरो बजटिंग कभी भी किसी डिपार्टमेंट पे एक्सक्लूसिवली अप्लाई नहीं हो सकती, ये पूरी कंपनी पे अप्लाई होती है, क्योंकि हमें रिसोर्सेज रीएलोकेट करनी है। तो हो सकता है हम अगर खुद सोचो कि अगर मैं किसी एक डिपार्टमेंट को बोलूंगा बेटा तुम्हें सिर्फ जीरो बजटिंग करनी है, ठीक है, तो वो कहेगा भाई मैं तो इस तरह से कर सकता हूँ, मुझे तो और पैसे की जरूरत है। पता चला दोबारा से रीअसेस किया गया तो पता चला उससे ज्यादा पैसे की जरूरत है। भाई कहीं इसका मतलब ये पूरे कंपनी के अंदर कहीं ज्यादा पैसे डल रहे होंगे, तो हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कहां पर मोर देन रिक्वायर्ड है। सही है। अब एक मेरा डिपार्टमेंट है, सही है, और एक फॉर एग्जाम्पल सर इमरान का डिपार्टमेंट, ठीक है। अब मेरा डिपार्टमेंट जो है वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो सारे टारगेट्स अचीव हो जाते हैं सर जी, रेल पेल है और ये है वो है, और मैं प्रोडक्टिविटी को सामने रखते हुए अगले साल के लिए मैं नेक्स्ट बजट को फ्लेक्सिबल बजट के तौर पे देख रहा हूँ। सही है, और पैसे कुछ बच भी गए। ऑन द कॉन्ट्री सर इमरान के डिपार्टमेंट का जो था वो बजट जो है वो कवर नहीं हो पाया और उनका वेरिएंस एडवर्स आ गया। हर तरह से काम करके देख लिया, हर तरह से काम सही हो रहा है, लेकिन यार फिर भी काम एडवर्स जा रहा है, तो ये मसला है। पता चला कि जी अब इनका तो फॉरेन से ओके सर इमरान अपने डिपार्टमेंट के लिए आप जो है वो जीरो बजटिंग अप्लाई करें। अब जीरो बजटिंग से पता क्या चला कि जी उनके पास पैसा रिलेटिवली कम है, तो भाई उनको ये भी तो पता चलना चाहिए ना किस डिपार्टमेंट में पैसा ज्यादा है। इसी वजह से वो सिर्फ मुझे कॉल नहीं करेंगे, वो सबको कॉल करते हैं, सब बेटा सब फाड़ फूड़ के अपने पुराने बजट फाड़ दो, उसके बारे में हमने बात भी नहीं करनी। अब बताओ 2020 अक्टूबर पोस्ट पेंडेमिक, सही है, अब बताओ कितने पैसे की जरूरत, और बैठ के मुझसे बैठ के डिस्कस करो। सही है, अब तुम्हें जितने पैसों की जरूरत होगी अब वो बात करोगे। देयरफॉर अब सर इमरान ने भी अपना पूरा जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बनाई, मैंने भी सारी रिक्वायरमेंट्स बनाई, उससे मैं बैठकर और ब्ला 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 चीजें बनानी तो है, क्योंकि अब उन्होंने यही पैसे को सर्कुलेट करना है। तो बाय द एंड ऑफ द गेम हो सकता है कि मुझे रिलेटिवली कम पैसे मिले, सही है, हो सकता है किसी और डिपार्टमेंट को रिलेटिवली ज्यादा पैसे मिले, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम इंक्रीमेंटल बजटिंग कर रहे होते हैं ना, जब जिंदगी आसान जा रही होती है, तो बिला वजह में हमें किसी सर्टेन टैग के अंदर, ये कभी आप ड्राइव पे करके देखना, ये मैंने तो कम से कम एक्सपीरियंस किया है इस चीज को, जब आप अपने सर्टेन एक्सपेंसेस को मेंटेन कर देते हैं, सही है कि यार मुझे ये 6-7 एक्सपेंसेस जो करने, और हर साल वैसे थोड़ा सा ऐड ऑन करना शुरू करते हैं ना, तो हर एक्सपेंस उस सर्टेन परसेंटेज से बढ़ता नहीं है। बाज एक्सपेंसेस ज्यादा परसेंट से बढ़ते हैं, बाज एक्सपेंसेस रिलेटिवली कम एक्सपेंस से बढ़ते हैं। सो अगर आप उसको बार बार रीएलोकेट ना करो ना, तो होगा क्या कि बाज एक्सपेंसेस के लिए पैसे रिलेटिवली ज्यादा पड़े हुए होंगे और बाज एक्सपेंसेस के लेस देन रिक्वायर्ड पड़े हुए। तो यू हैव टू जस्ट रीएडजस्ट एवरीथिंग। तो ये जब रीएडजस्टमेंट की सारी बातें आ रही ना, दिस इज योर जीरो बजटिंग। कंपनी क्यों करती है, कंपनी क्यों इस चीज को जहन में लेकर आती है कि यह टाइम कंज्यूमिंग भी है फिर भी करना है। भाई ये अभी टाइम कंज्यूमिंग है, आगे जाके इसकी जो कॉस्ट होगी ना, अगर हम ये काम अभी नहीं करते तो इसकी जो कॉस्ट है ना वो रिलेटिवली ज्यादा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटिवली ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेस्टिंग टाइम राइट। सही है। नंबर 2, लोग डिमोटिवेट होते रहे, यही इन्हीं लोगों ने काम तो करना ही करना है। सही है ना, तो हम तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहे, हम तो हमारा तो वैसे ही टास्क कल्चर है। ठीक, तो टास्क कल्चर वाली बात आ गई कि हम लोग काम से मतलब है, लोग खुश होते हो नहीं होते भाड़ में भाई। फाइन, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास आखिरी सिचुएशन जो होती है वो जीरो बजटिंग की होती है। अगर हम लोग वेरिएंस को एडवर्स करने में कामयाब हो जाते, एडवर्स से फेवरेबल में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात। लेकिन अगर नहीं हो पाते, तो इस जीरो बजटिंग के फाइनल सोल्यूशन के बाद, अगर मैं जीरो बजटिंग करने के बाद भी, यानी कि रीएलोकेशन ऑफ पैसा करने के बावजूद भी, अगर मैं उसका वेरियंस एडवर्स से
फेवरेबल में लेकर नहीं आ सकता, देन उसके ऊपर हम लोग कंट्रीब्यूशन चेक करें। सही है। सो यही इस चीज की जो है वो फाइनल डिस्कशन है। फाइनल पॉइंट क्या है इसका? Fine. So this is basically what we have in terms of this whole budgeting concept के लिहाज से। अब जरा जल्दी से देख लेते हैं कि अगर कोई पेपर शेपर हमें नजर आ जाता है तो पेपर का जरा शक्ल भी देख लेंगे। सही है।
ठीक है। सो अगर आप ये वाला टेबल देखो, ठीक है, तो ये हमारे पास इस वक्त अक्टूबर नवंबर 32 15, सही है। तो ये आपके पास आ गया हुआ है। अब ओरिजिनली इसमें आपने करना क्या है जनाब, कि आपको ये क्वेश्चन आ गया हुआ है और एक्चुअल, और आपने आपके साथ देखो सेल्स बजट, एक्चुअल बजट दिया हुआ है, इसलिए आपको ये लिखा हुआ, ये वेरिएंस ए एडवर्स है, एफ फेवरेबल है, ये सब कर दिया इसने। सेल्स रेवेन्यू के बारे में बात की 400 350, सही है। एक्चुअल प्राइस के लिहाज से बात की, सो ऑन एंड सो फॉर, रेवेन्यू सेल्स ब्ला 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 ब्ला। अब इसने कहा भाई लोकल एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट 40,000 40,000, ये एक्स की वैल्यू मालूम कर लो। अदर रीजन, ये दोनों का माइनस वाई की वैल्यू मालूम कर लो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो, सही है, यानी कि इसका भी कंट्रीब्यूशन निकाल लो, ये भी निकाल लो, यानी कि अब आपके पास ये 4 कैलकुलेशन आपको दी गई, ठीक है ना। सो अब सिचुएशन देखो, अब ये कंट्रीब्यूशन की बात आई ना, ये कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर के साथ मर्ज होकर चीज आती है, ठीक। तो अब ये पेपर के अंदर आपके पास 4 कैलकुलेशन छोटे छोटे से नंबर्स उन्होंने दे दिए, और देखते हैं सर कैलकुलेशन का क्वेश्चन बनता कितना है। ये देखो, कैलकुलेट द वैल्यूज इन अपेंडिक्स 1, ये आ गया। आइडेंटिफाई वेदर वेरिएंस यू हैव कैलकुलेटेड एक्स और वाई आर एडवर्स एंड फेवरेबल, देखो सही है। और ये देखो क्वेश्चन क्या है, आप assess the usefulness of budgetary system, यानी बजटरी कंट्रोल सिस्टम का आप वो कर दे। और कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स क्वेश्चन, इंतहाई बचकाना लेवल का क्वेश्चन है। खैर ये अब सिंस ये 15 का पेपर है, इसलिए वहां पर 10 मार्क नजर आ रहा था। अब ये अगर आपको 20 और 21 में पेपर में नजर आएगा, तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन कभी भी आपको 10 मार्क का नजर नहीं आएगा, ये 12 मार्क का नजर आएगा, ठीक है। सो 10 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ पहला वाला होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। सो अब देखा जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा रॉकेट किस्म की कैलकुलेशंस नहीं है। हाँ कैलकुलेशंस करेंगे जरूर, और इसको भी हम देखेंगे किस तरह से काम करें, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि कैलकुलेशन के अंदर ये समटाइम्स इज गोइंग टू गेट एडेड विद योर कंट्रीब्यूशन, सही है, एंड समटाइम्स ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये आपके पास एक क्वेश्चन है जो आप लोग अपने आउटलाइन के आगे आप लोग लिख लें, अक्टूबर नवंबर 1532। yes. और एक सेकंड जरा अब आप होल्ड करें, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये क्या हुआ, कौन आया सर, लिखने तो देते। हाँ जी लिख ले, मैं दरअसल म्यूट कर रहा हूँ। सही है, यहाँ तक चीज समझ आती है। वैसे तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये देखो ब्रेक इवन लेवल निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, एनुअल प्रॉफिट बेस्ड ऑन मैक्सिमम कैपेसिटी, ये नहीं कर सकते, छोड़ते हैं इस चीज को, ये दो तो निकाल सकते, सही है ना। और अगर ये वाला क्वेश्चन जैसे 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको करके ना 12 मार्क्स का क्वेश्चन दे दूंगा आपको। ये देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस 20 मार्क, सही है। इंपॉर्टेंस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 20 मार्क, तो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। खैर अच्छा, देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाए तो हम वो कर लेंगे।
ये एक साल एक और दफा भी आया हुआ है उसमें, आई एम जस्ट सर्चिंग वो किस साल में आया हुआ है। ठीक है, ये देखो फैक्ट्री के बजट और वेरिएंस दे दिया गया और सारी कैलकुलेशंस करके दे दी, सही है ना। अब देखते हैं कि क्वेश्चन को किस इस्तेमाल कैसे किया है। ये कौन सा है, टेबल 1 एंड अपेंडिक्स 1। Analyze the limitation of ADP using budgets and variance analysis when deciding the future of Factory Q. Refer to Appendix 1 in your answer. Ta-da! For the spot. ठीक है, so again ये question थोड़ा सा change कैसे हो सकता है, ये change ऐसे हो सकता है with the use of Appendix 1, discuss how adverse variance या how variance analysis help the business in order to make right decisions। सही है, 12 मार्क का डिस्कस। तो फौरन से बेशतर आप इधर जाओगे और देखोगे यार ये एडवर्स एक आया हुआ है, ये एडवर्स आया हुआ है, ये एडवर्स आया हुआ है और ये एडवर्स आया हुआ है। सही है, इन एडवर्स को सही करना। रेवेन्यू कैसे सही हो सकते हैं, ओवरहेड कैसे सही किया जा सकते हैं, प्रॉफिट कैसे बेहतर किए जा सकते हैं। खैर ये तो दोनों ओवरहेड्स ही हैं, तो छोड़ दें इस चीज को, फैक्ट्री ओवरहेड्स और एलोकेटेड ओवरहेड्स ये दोनों सेम है। ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए, इनके ऊपर आपने बात करनी है कैसे इसको सही करना। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर पेपर मे हैव दिस वेरिएंस concept in as its information in its information। और ये चीज ध्यान में रखेंगे जब कभी भी आप बात कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ आंसर्स की, तो ये बकायदा आपको, अभी तो खैर उन्होंने निकाल के दे दिए, निकालने को भी आ सकते हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर निकालने को आए थे। और इफ यू जस्ट कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये देखो ये आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नजर आ रहा है, एंड यू बेसिकली देखो, ये देखो कौन आया, ये देखो कौन आया, वाह 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 वाह, आप क्यों आ गए, आप तो ये देखो कौन आया। इसका मतलब ये 3 चीजें किसकी है, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, ये कोर कॉम्पिटेंसी हो गई है। सही है, अब इसका मतलब ये कि इसमें ना तो कहीं बॉस्टन मैट्रिक्स इस्तेमाल किया गया है, सही है, ना इसे बेस्ट एनालिसिस इस्तेमाल किया है, नहीं किया, सही है, और ना इन्होंने स्वॉट किया। कितने गंदे बच्चे, सही है। तो इसका मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें तो की नहीं है। आइए जरा इसका 20 मार्क का क्वेश्चन तो देखें। ये देखो क्या क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया भाई, वाह 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 वाह। क्वेश्चन आ गया है, कोर कॉम्पिटेंसी और पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल आर लाइकली टू बी इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर एडीपीज फ्यूचर बिजनेस। इसका मतलब आपको इसके फायदे एंड नुकसानात लिखने हैं, फिर आपको इसके भी फायदे और नुकसानात लिखने हैं, दोनों के। ठीक है, और फिर आपने बताना है कि भाई देखो बात सुनो, तुमने जितनी बातें की है ना बड़ी अच्छी, लेकिन ये भी नहीं इस्तेमाल किया, ये भी नहीं इस्तेमाल किया, ये भी नहीं इस्तेमाल किया। और अगर ये तीनों इस्तेमाल करते तब आपके पास एनालिसिस क्या बनता है, इफेक्टिव एनालिसिस बनता है, देयरफॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अच्छी हो सकती है, ब्ला 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 चीजें। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जो भी कोई आपको दी जाती है। ये जो हम एसएस कर रहे होंगे हम उसको बात करें, मेक सेंस नहीं आपको ज्यादा। ठीक है जी, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सो ये हमारे पास हो गया, काम कंप्लीट हमने कर लिया इस चीज का। अब इंशाल्लाह कल की क्लास ऑनवर्ड्स हम लोगों ने अब करना है कंट्रीब्यूशन और कॉस्ट सेंटर्स के बारे में बात करनी है। ठीक है जी, जाए एंजॉय करें, हैव फन, अल्लाह हाफिज।